नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो से हम कक्षा 10 की गणित के 12वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, ये जो 12वां चैप्टर है, इसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इस चैप्टर में आपको कुछ ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना होगा। अब वो कौन सी ठोस आकृतियां हैं जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना होगा? तो देखिए, यहाँ हम बोर्ड पर उन्हीं ठोस आकृतियों को बनाए हुए हैं जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पहली ठोस आकृति यहाँ बनी हुई है। देखिए, ये जो आकृति बनी है इसे घन कहते हैं। तो पहली ठोस आकृति का नाम क्या है? घन। यहाँ देखिए ठोस दूसरी ठोस आकृति बनी है, इसका नाम है घनाभ। और यहाँ देखिए एक तीसरी ठोस आकृति बनी हुई है, इसका नाम क्या है? बेलन। यहाँ चौथी ठोस आकृति बनी हुई है, इसका नाम क्या है? शंकु। वहाँ देखिए पांचवी ठोस आकृति बनी है, जो देखने में गेंद जैसा लग रहा है। इस ठोस आकृति का नाम क्या है? गोला। और ये जो ठोस आकृति है 6वां नंबर, इसका नाम क्या है? अर्धगोला। तो बच्चों, ये जो ठोस आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है। अब इन्हीं ठोस आकृतियों में से सबसे पहले हम आपको घनाभ के बारे में बताएंगे। घनाभ क्या है? घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए घनाभ। घनाभ, जिसे अंग्रेजी में क्यूबाइड बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, घनाभ किसे कहा जाता है? तो देखिए, घनाभ ऐसी आकृतियों को कहा जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घनाभ ऐसी आकृतियों को कहा जाता है, या कहिए घनाभ ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। तो कोई भी वस्तु आप देखिए, अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो उसे आप घनाभ कह सकते हैं। तो घनाभ किसे कहेंगे? यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऐसी वस्तुएं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है, उसे घनाभ कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है, उसे आप घनाभ कह सकते हैं। जैसे माचिस की डिबिया। देखिए, माचिस की जो डिबिया होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान बराबर नहीं होती। माचिस की डिबिया, बक्सा, माचिस की डिबिया और बक्सा लिखिए। बक्सा, कामा, किताब, कामा, कमरा और पानी की टंकी भी लिख सकते हैं। पानी की टंकी आदि। तो देखिए, ये जो हम उदाहरण लिखे हैं ये सब घनाभ के ही उदाहरण हैं। देखिए, माचिस की डिबिया की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, इसलिए घनाभ है। बक्से के भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, इसलिए बक्सा भी क्या है? घनाभ है। किताब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, इसलिए किताब भी क्या है? घनाभ।
कमरा, पानी की टंकी, ये सब क्या है, घनाभ है। तो आप घनाभ उन्हीं चीज़ों को कहिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर न रहे। देखिए हम यहाँ एक घनाभ बना दे रहे हैं। चलिए ये घनाभ है, ये जो आकृति हम बना रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। ये देखिए घनाभ है, इसकी लंबाई देखिए, लंबाई ये है, ये लाइन लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। ये घनाभ है। देखिए बच्चों घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। घनाभ में 6 तो क्या होते हैं, आयताकार फलक। देखिए यहाँ जो हम छायांकित कर रहे हैं इसे देखिए, यह आयताकार है, इसे फलक कहेंगे। ये 6 आयताकार फलक में पहला फलक इसे ही कहिए, ये आयताकार फलक है। देखिए इसे देखिए, ये भी क्या है, फलक है और आयताकार है। इसी तरह के इसमें 6 आयताकार फलक है, यानी इस घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। फलक कैसे होते हैं, 6, और कैसे रहते हैं, आयताकार होते हैं। तो घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। इसमें देखिए भुजाएं कितनी है, लाइन गिनिए, ये लाइन जो खींची गई है इन लाइनों को गिनिए। इन्हीं लाइनों को भुजा कहते हैं या किनारा कहते हैं। तो भुजाएं देखिए कि कितनी है, भुजाएं या किनारा कह सकते हैं, किनारे इतने हैं। तो देखिए इसमें 12 लाइनें हैं, 12 भुजाएं। इसमें भुजाएं या किनारे कैसे हैं, 12। इसमें देखिए बच्चों शीर्ष हैं, शीर्ष उन्हें कहते हैं जहाँ 2 लाइन 3 लाइन आपस में मिल जाए। देखिए जैसे यहाँ 3 लाइनें मिली हुई हैं तो एक शीर्ष यहाँ 3 लाइनें मिली हुई हैं तो एक शीर्ष यहाँ देखिए ये सब क्या है, शीर्ष है। यहाँ ये सब क्या है, शीर्ष है। यहाँ शीर्ष कैसे है, देखिए 8 शीर्ष है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष यहाँ कैसे है, 8 है। तो शीर्षों की संख्या इसमें 8 है। तो जो घनाभ है उसमें 6 आयताकार फलक होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 8 ठो शीर्ष होते हैं। अब चलिए इसका सूत्र लिखा जाए। तो जैसे देखिए ये घनाभ बना हुआ है, इस लाइन को हम घनाभ की लंबाई मान ले रहे हैं, यल, घनाभ की लंबाई को यल मान ले रहे हैं। और ये जो लाइन खींची है ये घनाभ की चौड़ाई है, इसे हम बी मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बी। और इस लाइन को हम ऊंचाई मान ले रहे हैं, घनाभ की ऊंचाई है। चलिए ये तो देखिए घनाभ की लंबाई यल है, घनाभ की चौड़ाई बी है, घनाभ की ऊंचाई एच है। घनाभ की ऊंचाई एच है, इसकी चौड़ाई को क्या मान लिए हैं, बी। यहाँ लिख दें, यदि घनाभ की लंबाई यल कामा चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है, तब पहला नंबर इसका सूत्र लिख रहे हैं, तब घनाभ का आयतन बराबर होगा। अब घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब देखिए बच्चों घनाभ के आयतन का सूत्र हम लिखे हैं, यल गुणित बी गुणित एच। यल को आप लंबाई पढ़िए, बी को चौड़ाई पढ़िए, एच को ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यल गुणित बी गुणित एच। चलिए दूसरा सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। हिंदी में इसे पढ़िए 2 ब्रैकेट में लंबाई, अब बीच में यहाँ बच्चों गुणा है, यहाँ बीच में क्या है गुणा, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो इसे आप 2LB प्लस BH प्लस HL पढ़ सकते हैं। चलिए तीसरा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालने का सूत्र। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालने का सूत्र है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यह घनाभ का विकर्ण क्या है, तो जैसे देखिए बच्चों इस घनाभ के अंदर ये जो डिब्बा बना है, डिब्बे तो है, डिब्बा जैसा है, इस डिब्बे के अंदर अगर कोई डंडी रखा जाए, डंडी, डंडी समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए छड़ है, छड़, ये छड़ है, या मान लीजिए लकड़ी की कोई गोदी है, तो इस डिब्बे के अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी डंडी को रख सकते हैं, इस डिब्बे के अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी डंडी को हम रख सकते हैं। देखिए इसमें कैसे डंडी को रखा जाए कि अधिक से अधिक लंबाई की डंडी इसमें आ जाए, कैसे रख सकते हैं। देखिए अगर हम डंडी को ऐसे रखें, ऐसे ऐसे जैसे हम पेन रख रहे हैं ऐसे, इसमें अधिकतम लंबाई की डंडी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे तिरछा रखें, उसका एक सिरा यहाँ रख दें, इस डंडी का एक सिरा यहाँ रख दें यहाँ पे, और एक सिरा यहाँ पे रख दें, यहाँ और यहाँ, एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ रख दें। देखिए डंडी ये इस आकार में रहेगी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे घनाभ का क्या है, विकर्ण। जो डंडी है या छड़ है उसका एक सिरा यहाँ रखिए, दूसरा सिरा यहाँ पे रखिए ना, तो अधिक से अधिक लंबाई की छड़ या अधिक से अधिक लंबाई की डंडी इसमें आ सकती है। तो उसी डंडी को हम लोग क्या कहें, विकर्ण, और उसकी लंबाई निकालने का सूत्र ये। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र ये है। एक सूत्र और लिखना है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। देखिए घनाभ में कुल 6 दीवारें होती हैं, 6 फलक होते हैं, मतलब 6 दीवारें होती हैं। एक दीवार छत को मान लीजिए, एक दीवार फर्श को मान लीजिए, और बाकी 4 दीवारें तो आप देख ही रहे हैं। तो घनाभ में 6 दीवार होते हैं, उनमें से छत वाला दीवार हटा दीजिए, फर्श वाला दीवार हटा दीजिए, तो जो 4 दीवारें बचती हैं उनका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, यहाँ लिख दे रहे हैं, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। तो 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इस सूत्र से घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस सूत्र से घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा, और ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला जो लिखा है, इससे घनाभ के 6 दीवार का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। उसमें 6 दीवार का क्षेत्रफल इस सूत्र से आ जाएगा। ये लगाएंगे तो आपको सिर्फ घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा, जिसमें छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल नहीं रहेगा। ये बच्चों घनाभ से संबंधित सूत्र हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, तब हम आपको और सूत्र बता रहे हैं। अब हम आपको घन के बारे में बताएंगे। तो दूसरा ठोस आकृति है घन, जिसे अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। चलिए तो देखिए बच्चों, घनाभ के बारे में अभी बता रहे थे, घनाभ किसे कहा जाता है। देखिए वहाँ पढ़िए, लिखा है कि ऐसी वस्तुएं
जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती उसे क्या कहते हैं? घनाभ। अच्छा, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है तो उसे घनाभ कहेंगे। अब कोई ऐसी वस्तु मिल जाए आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर रहे, ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कैसी रहे? बराबर रहे, तब आप उसे घन कह सकते हैं। तो घन किसे कहेंगे? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ऐसी वस्तुएं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ऐसी वस्तुएं जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे घन कहते हैं। जैसे में हम क्या लिख दें? जैसे देखिए, चाक का जो डिब्बा आता है, जैसे हम चाक का डिब्बा लिख दे रहे हैं, चाक का डिब्बा। और देखिए, जो लूडो वाला पांसा आता है, उसे आप ध्यान से देखिए तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रहती है। तो पांसा भी लिख सकते हैं, पांसा। और देखिए, और अगर कोई समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं तो आदि हम लिख दे रहे हैं। कुल मिला के आपको घन उसे कहना है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या रहे? बराबर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो उसे आप घन कहिए। देखिए, घन का एक हम चित्र बना दे रहे हैं। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो हम एक घन जैसा आकार बना दे रहे हैं। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर। तो देखिए, ये चित्र घन का है। चलिए, घन है। अब घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो देखिए इसकी लंबाई जितनी होगी चौड़ाई भी उतनी होगी और उतने ऊंचाई भी होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में कैसी होगी? बराबर। और तीनों मान लिया जाए ए के बराबर। तीनों किसके बराबर है? ए के बराबर है। और ए को हम घन की भुजा कहें। तो मान लिया जाए इस घन की लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी क्या है? ए। तीनों बराबर हैं तो तीनों को हम किसके बराबर मान लिए? ए। और ए इस घन की क्या मानी जाए? भुजा। यानी इसके घन की हर भुजा तब बराबर होगी। ए ए ए ए, इसमें जितनी भुजाएं हैं सब ए के बराबर होंगी। तब देखिए, घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के विकर्ण की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ लिखा जाए, यदि घन की भुजा ए हो तब, यानी घन की भुजा की लंबाई ए हो। यदि घन की भुजा की लंबाई कितनी है? वो ए हो, तब पहला नंबर सूत्र है घन का आयतन बराबर। तो घन का आयतन का सूत्र देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। घनाभ के आयतन का सूत्र लिखा हुआ है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ए माने हैं। यहाँ यल के जगह ये लिखिए, बी के जगह भी ये लिखिए, एच के जगह भी ये लिखिए। तो ए गुणित ए होगा, तीनों का गुणा कर दीजिए, ए क्यूब हो जाएगा। तो घन के आयतन का सूत्र होगा ए क्यूब। यहाँ ए को क्या कहेंगे? घन की भुजा की लंबाई। दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए। इस सूत्र में ये जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, इसमें आप यल बी एच तीनों की जगह ए लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ दो पुस्तक में यल की जगह है, यहाँ भी है ए गुणित ए, यहाँ भी है, यहाँ भी ए गुणित ए, यहाँ भी है, यहाँ भी है ए गुणित ए। तो यहाँ ए स्क्वायर तीनों को जोड़िए, 3a², 2 का गुणा कर दीजिए 6a²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। और एक सूत्र और लिखिए, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र देखिए। जैसे घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र यह है √l² + b² + h²। इसमें यल के जगह ए लिखिए, तो a², यहाँ ए लिखेंगे a², यहाँ ए लिखेंगे a² धन a², तीनों को जोड़िए तो √3a² आएगा। √ क्या आएगा 3a²। इसमें से बाहर निकल जाएगा तो होगा a√3। तो घनाभ के विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है a√3। तो बच्चों यही है घन और घनाभ से संबंधित सूत्र, इसे हम मीट दे रहे हैं। अब हम आगे ठोस आकृति बेलन के बारे में बताएंगे, बेलन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। अब बेलन आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। तो अगला नंबर हेडिंग डाल दीजिए बेलन। अगली ठोस आकृति है बेलन, इसे लंब वृत्तीय बेलन भी कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए बेलन। तीसरी ठोस आकृति है बेलन। देखिए बच्चों, बेलन को सिलेंडर कहा जाता है। देखिए बच्चों, बेलन जो है पाइप जैसा होता है। पाइप जैसी कोई भी चीज दिखे आपको तो वही आप, उसी को आप बेलन मान लीजिए, वही बेलन है। पाइप जैसी कोई चीज दिखे, अब वो खोखला न रहे, बंद रहे, भरा रहे पूरा। देखिए जैसे बेलन का आकार इस तरह होता है। देखिए बेलन इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह की आकृति को बेलन कहा जाता है। यही क्या है, बेलन। देखिए बच्चों, बेलन में ये जो बेलन दिख रहा है, इसका नीचे वाला तल जो होता है वो वृत्ताकार होता है। नीचे वाला तल कैसा होता है, वृत्ताकार, और ऊपर वाला तल भी कैसा होता है, वृत्ताकार। जैसे देखिए पाइप पेन है, तो पेन को आप एक बेलन समझ सकते हैं, ये बेलन ही है। इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये वृत्ताकार है ना, यानी कि नीचे भी वृत्ताकार है, यहाँ देखिए ऊपर भी क्या है, एक वृत्ताकार है। यानी नीचे का तल और ऊपर का तल कैसा होता है, वृत्ताकार। इस वृत्ताकार तल को बेलन का आधार बोलते हैं। ये बेलन का क्या कहलाता है, आधार। तो नीचे वाले तल को या ऊपर वाले तल को बेलन का आधार बोलते हैं। और ये वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होता है तो इसमें केंद्र भी होगा। इसमें क्या होगा, केंद्र होगा। अब वृत्ताकार है तो इसमें केंद्र होगा, तो केंद्र होगा, त्रिज्या भी होगी। यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दीजिए, त्रिज्या है। तो बच्चों ये बेलन की त्रिज्या बोली जाएगी, जिसे हम आर लिख दे रहे हैं। आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या। अच्छा, ये आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। उसी वृत्ताकार आधार की त्रिज्या कितनी है, आर। और ठीक इसी तरह से यहाँ भी होगा। यहाँ भी देखिए केंद्र होगा,
यहाँ त्रिज्या होगी। ये बेलन की क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या है जिसे हम r मान ले रहे हैं। और देखिए बेलन की ऊंचाई भी होगी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दें, ये बेलन की क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई ये लाइन भी है, ऊंचाई ये लाइन भी है, इस लाइन को भी ऊंचाई कहिए। अच्छा, तो ये बच्चों बेलन है। बेलन पाइप जैसा होता है, बस यहाँ हम खोखले बेलन के बारे में नहीं बता रहे हैं। अगर पाइप लेंगे तो खोखला बेलन है, और उसी पाइप में मिट्टी भर दीजिए, पूरा भरतू बेलन हो जाएगा, तो उसी को हम बेलन कर रहे हैं, पाइप जैसे चीज़ों को नहीं लिए। अच्छा देखिए, इस बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ हैं। इस बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ क्या है, समतल है, और एक पृष्ठ वक्राकार है। वक्राकार समतल पृष्ठ है और वक्राकार पृष्ठ है। इस बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, समतल पृष्ठ होता है और वक्राकार। ये जो वृत्ताकार दिख रहा है, नीचे का तल वृत्ताकार है, वो समतल होता है। बेलन में जो नीचे वाला तल होता है वो वृत्ताकार होता है, और वो कैसा होता है, समतल। और ऊपर वाला जो तल है बेलन का, वो भी वृत्ताकार होता है, वो भी समतल होता है। देखिए ये बेलन है, इसके नीचे वाले तल को देखिए, समतल है, वृत्ताकार भी है और कैसा है, समतल है, और ऊपर वाला भी वृत्ताकार है और कैसा है, समतल है। यानी इस बेलन में एक तल कैसा है, समतल है, तल मतलब पृष्ठ, एक पृष्ठ कैसा है, समतल है। और देखिए बेलन में ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो बाहरी चीज दिख रहा है, ये बेलन, पेन को बेलन समझ लीजिए। इसमें नीचे वाला तल वृत्ताकार है जो कि समतल है, ऊपर वाला तल भी वृत्ताकार है जो कि समतल है, और ऊपर से नीचे यहाँ से यहाँ तक देखिए जो बाहरी दीवारें हैं, ये समतल नहीं है, इसे वक्राकार कहा जाए। इस तल को या इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, वक्राकार। तो बेलन में दो तरह के पृष्ठ हैं, दो तरह के तल हैं। ये पृष्ठ वक्राकार है, और नीचे वाला और ऊपर वाला पृष्ठ समतल है। इसका मतलब बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ और वक्राकार। ये जो बाहरी दीवारें दिख रही हैं, ये वक्राकार है, वक्राकार पृष्ठ है। और ये जो वृत्ताकार दिख रहा है वो कैसा है, समतल है, समतल पृष्ठ है। इसका मतलब है कि बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ हैं। तो इन्हीं का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यदि लंबवृत्तीय बेलन या बेलन ही लिखिए कि त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है, तब पहला नंबर सूत्र लिखें। यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, जो आधार है उसकी त्रिज्या r और ऊंचाई कितनी है, h है, तब बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन का सूत्र ये होगा। दूसरा नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 पाई r h। और तीसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो देखिए
बच्चों बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर है। अब देखिए बच्चों, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये है। इस सूत्र को लगाएंगे जब, तो बेलन का केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिलेगा। इस सूत्र को लगाएंगे तो आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। जब ये सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर एच वाला, जब 2 पाई आर एच वाला सूत्र लगाएंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। मतलब आपको इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। इस 2 पाई आर एच को जब लगाएंगे, 2 पाई आर एच वाला ये सूत्र लगाएंगे, इस सूत्र से बेलन का केवल ये जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है, केवल इसी का क्षेत्रफल मिलेगा। इस सूत्र से आपको बेलन के इस क्षेत्र का क्या मिलेगा? क्षेत्रफल, यानी जो वक्राकार पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल मिलेगा। और ये सूत्र लगा देंगे तो इससे आपको इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी और इस पूरे का सब का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस सूत्र को लगाएंगे तो वृत्ताकार पृष्ठ जो है ऊपर नीचे, उसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो वक्राकार पृष्ठ है इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस सूत्र को लगाएंगे तो केवल आपको वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा बस, क्योंकि यही तो वक्राकार पृष्ठ है। तो इस सूत्र से केवल वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा और इस सूत्र से आपको इसका और वक्राकार पृष्ठ सबको मिलाकर आ जाएगा। यही अंतर है। तो चलिए बच्चों, अब हम बेलन का 3 सूत्र है, लिख लीजिए। यहाँ आर बेलन की त्रिज्या है और एच बेलन की ऊंचाई है। अब हम आपको शंकु के बारे में बताएंगे। तो अगला ठोस आकृति है शंकु। शंकु जिसे अंग्रेजी में कोन कहते हैं, कोन। तो देखिए शंकु क्या है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो देखिए शंकु आप लोग देखे होंगे, समकोण त्रिभुज शंकु के बारे में आप पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के परितः समकोण त्रिभुज को घुमा दिया जाए तो शंकु बनता है। चलिए वहाँ सब नहीं जाना है। तो चलिए शंकु हम बना दे रहे हैं। देखिए शंकु इस तरह का होता है। शंकु की आकृति इस तरह रहती है। ऐसी आकृतियों को शंकु कहा जाता है। इसी तरह का आकृति रहे तो उसे क्या कहेंगे? शंकु। देखिए बच्चों, ये शंकु की ऊंचाई है। ये शंकु की क्या है? ऊंचाई है। तिरछी नहीं होती, इसे सीधा होता है। ये शंकु की ऊंचाई है, इसे एच मान लीजिए। ये शंकु की त्रिज्या है। इसमें भी बच्चों 2 प्रकार के पृष्ठ हैं। जैसे देखिए इसमें बेलन में बता रहे थे, ये नीचे वाला जो पृष्ठ है, ऊपर वाला पृष्ठ है, वो समतल है और ये वक्राकार पृष्ठ है। इसमें भी 2 तरह के पृष्ठ हैं। देखिए ये वाला, ये जो है ये वृत्ताकार है। ये कैसा है? वृत्ताकार है, जिसे या वृत्ताकार पृष्ठ कहिए, जो कैसा है? समतल है। समतल है। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार। इसे हम लोग आधार ही बोलेंगे। और देखिए शंकु इस तरह होता है, इस तरह। देखिए जैसे हम लिए हैं, ये क्या है? शंकु है। ऐसे होता है इस तरह। अब देखिए नीचे वाला देखिए वृत्ताकार है ना, और ये देखिए ये यहाँ, अच्छा नीचे वाला वृत्ताकार तो है, समतल भी है, लेकिन देखिए ये जो पृष्ठ है ये समतल नहीं है ना। इसमें भी 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। ये नीचे वाला पृष्ठ वृत्ताकार होता है ना और समतल रहता है। इसे ऐसा लिख दिए वृत्ताकार, ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। और ये ऊपर वाला देखिए ये सब
वक्राकार है। ये पृष्ठ कैसा है? वक्राकार है, वक्राकार पृष्ठ। अच्छा, इस शंकु में बच्चों एक ऊंचाई और होती है, ये तो सीधी ऊंचाई है, और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। ये जो तिरछी लाइन दिख रही है इसे तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, इसे यल से प्रदर्शित करेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? यल से। तो तिर्यक ऊंचाई, इसमें दो ऊंचाई होती है, एक सीधी वाली ऊंचाई होती है जिसे यच लिखेंगे, एक तिर्यक ऊंचाई होती है जिसे यल कहेंगे। ये भी तिर्यक ऊंचाई है। तो बच्चों इसी का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र लिखना है। यहाँ हम लिख दें, शंकु का उदाहरण है, जैसे आप देखे होंगे जो आइसक्रीम वाले आते हैं तो आइसक्रीम को देखिए इस तरह के शंकु में भरते हैं, इस तरह का रहता है। ऐसे में देखिए आइसक्रीम को भर देते हैं, ऐसे भर के देते हैं ना, इस तरह का आकार बन जाता है ऐसे। ये शंकु है। ये नीचे वाला क्या है? शंकु है। या देखिए चुरमुरे की पुड़िया आती है, जो दाना वाना भुजाने जाइए या किसी बाजार में जाइए तो दाना वाना भूजने वाले कागज का ऐसे बना के खोंगा जिसे कहते हैं, उसमें लाई भर के देते हैं। उस खोंगे को शंकु कहा जाता है, शंकुओं के आकार का होता है। और देखिए जैसे वो लड़कियां हैं, औरतें हैं, मेहंदी लगाने वाला जो खरीदती हैं, कुप्पी वाली मेहंदी, कुप्पी वाली मेहंदी ऐसे देखिए पतला सा रहता है, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे, तो देखिए ऐसे रहता है, वो भी एक शंकु जैसा होता है। और जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं उनके पास एक यंत्र रहता है जिसे साहुल कहते हैं। जैसे दीवार सीधी है कि टेढ़ी है ये नापते हैं, तो साहुल का आकार भी शंकु जैसा रहता है। तो इस तरह की आकृति कोई भी आपको दिखे उसे आप शंकु कहिए। अब इसका सूत्र लिखना है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि शंकु के आधार की, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h एवं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं, तिरछी ऊंचाई कहिए या तिर्यक ऊंचाई। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h एवं तिर्यक ऊंचाई यल है, तब तो पहला नंबर शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र है। दूसरा नंबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर यल। और तीसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल, आर प्लस यल या यल प्लस आर, कुछ भी लिख दीजिए। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। हाँ तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर पाई आर, कोष्ठक में आर प्लस एल लिखिए या एल प्लस आर लिख दीजिए, एल प्लस आर। इसका एक सूत्र और लिख लीजिए, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई यल बराबर होता है, यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये शंकु तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है। तो बच्चों ये शंकु से संबंधित सूत्र है, इसे लिख लीजिए। तब इसके बाद हम आपको गोला से संबंधित सूत्र बता रहे हैं, गोला और अर्धगोला। तो चलिए बच्चों इसे हम मीट दे रहे हैं। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए गोला, अगली ठोस आकृति है गोला। बस आप सब सूत्र को याद कर लीजिए, सूत्र याद रहेंगे तो आप ये जो प्रश्नावली है 12 चैप्टर में दिया गया है, इनके सवालों को आप हल कर सकते हैं। बस आपको सूत्र याद रहना चाहिए बस। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए गोला। गोला जिसे जिसे अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। तो चौथा नंबर हेडिंग डालिए गोला, जिसे अंग्रेजी में स्फीयर कहा जाता है। देखिए बच्चों गोला क्या है। अब गोला आप लोग उसे कहिए जो गेंद जैसी दिखाई दे, यानी गेंद जैसी वस्तुओं को क्या कहिए, गोला। हम यहाँ केवल यही लिख दे रहे हैं कि गेंद जैसी वस्तुओं को गोला कहते हैं। गेंद जैसी वस्तुओं को गोला कहते हैं। गेंद जैसी कुछ भी आपको दिखाई दे उसी को आप क्या कहिए, गोला। लेकिन वो अंदर से खोखला नहीं रहना चाहिए, भरतू गेंद रहना चाहिए। अंदर से खोखला न रहे, भरतू गेंद रहे तो उसी को आप गोला कह सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ एक गोले का चित्र बना दे रहे हैं। देखिए गोला है, इसे आप वृत्त मत समझिए क्योंकि वृत्त भी इसी तरह का होता है। बच्चों गोला को श्यामपट्ट पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, गोला को श्यामपट्ट पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, लेकिन वृत्त को श्यामपट्ट पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये वृत्त जैसा लग रहा है, इसे आप लोग गोला समझिए, गेंद समझिए, गेंद। तो इसे आप लोग गेंद समझेंगे तो इसमें भी त्रिज्या होगी, उसमें भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, उसमें भी केंद्र होगा। जैसे गोले का ये केंद्र है, ये गोले की क्या है, त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या है। और गेंद देखिए इस तरह का होता है बच्चों, ऐसे देखिए ये जो हम आकृति आपको दिखा रहे हैं यही क्या है, गेंद है। देखिए ये, इसी को क्या कहिए, गेंद। ये गेंद है, इसमें गेंद में केंद्र अंदर होता है। गेंद में केंद्र कहाँ होता है, अंदर। और उस केंद्र से, जो अंदर केंद्र है, वहां से परिधि पर लाइन खींचिए, वही सब क्या है, त्रिज्या है। तो ये गेंद है, यानी ये गोला मान लीजिए, गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। यहाँ हम लिख दें यदि गोले की त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या r है, तब पहला नंबर सूत्र लिखिए, तब गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले के आयतन का सूत्र है। दूसरा नंबर, अब गोले में बच्चों केवल एक ही प्रकार का पृष्ठ होता है, गोले में केवल एक प्रकार का पृष्ठ होता है। आप लोग ध्यान से देखिए इस गेंद को जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें केवल एक प्रकार का पृष्ठ आपको दिखेगा बस। देखिए इसमें कहीं आपको समतल पृष्ठ नहीं दिखेगा, इसमें कहीं आपको समतल पृष्ठ नहीं दिखेगा, केवल वक्राकार पृष्ठ है। ये सब कैसा पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ है। इसमें समतल पृष्ठ नहीं है, केवल वक्राकार पृष्ठ है।
यानी कि केवल एक प्रकार का पृष्ठ है, इसमें केवल गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में वक्र पृष्ठ होता है इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तब भी आप इसी सूत्र को लगाइए 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के लिए यही सूत्र लगाइए। गोले में केवल एक प्रकार का पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, इसलिए उसी का क्षेत्रफल निकाला जाएगा और उसी को आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मान लीजिए। तो चलिए गोला हुआ। अब देखिए गोले की ऊंचाई, देखिए क्या है गोले की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई कितना कहेंगे? तो गोला देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गोला है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए ये गोले की त्रिज्या इधर है, ये भी गोले की त्रिज्या है, इधर लाइन खींचे तो ये भी गोले की क्या है, त्रिज्या है ना। तो गोले की ऊंचाई देखिए किसके बराबर मानी जाएगी? इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दे, इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दे तो दोनों त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर होगी, यानी r प्लस आर करे तो 2r, r प्लस आर करे तो क्या होगा 2r, और 2r क्या है, 2r मतलब 2 गुणी त्रिज्या, और 2 गुणी त्रिज्या का मतलब व्यास, व्यास बराबर 2 गुणी त्रिज्या होती है, यानी कि गोले की जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर होती है। गोले की ऊंचाई किसके बराबर मानी जाती है? व्यास के बराबर। तो गोले की ऊंचाई किसके बराबर मानी जाएगी? गोले के व्यास के बराबर, गोले के व्यास के बराबर। अब व्यास बराबर सूत्र होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, या लिख दें व्यास को d लिखते हैं तो 2 इंटू आर। तो गोले की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर मानी जाती है। तो ये गोले का सूत्र है। चलिए अब 5वां नंबर, अर्धगोला। अर्धगोला अगली ठोस आकृति है अर्धगोला, इसे हेमीस्फीयर बोलते हैं, हेमीस्फीयर। अर्धगोला, अब इसी गोले को यानी इसी गेंद को यानी इसी गोले को हम बीचों बीच काट दें तो जो दिखेगा, जो आधा भाग दिखेगा वही क्या है? अर्धगोला। जैसे देखिए ये क्या है? अर्धगोला है, देखिए अर्धगोला। तो अर्धगोला देखिए गेंद को ऐसे बीचों बीच काट दिया गया, जो बचा वही क्या है? अर्धगोला। देखिए यह अर्धगोला है, तो इसी आकृति को क्या कहेंगे? अर्धगोला। यहाँ हम बना दे रहे हैं अर्धगोले का चित्र। देखिए ये अर्धगोला है, ये क्या है? अर्धगोला है। अब देखिए बच्चों अर्धगोला को देखिए तो ऊपर वाला वृत्ताकार होता है, ये कैसा होता है? वृत्ताकार और समतल भी होता है। तो अर्धगोले का एक पृष्ठ कैसा है? समतल है और वृत्ताकार है। ये कैसा है? वृत्ताकार है और समतल भी है। अगर ये वृत्ताकार है तो इसका केंद्र होगा तो इसमें त्रिज्या भी होगी, ये त्रिज्या। और ये कैसा है? समतल है, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। और देखिए ये ऊपर वाला तो समतल पृष्ठ है, वृत्ताकार है, और देखिए ये नीचे वाला ये तल कैसा है? देखिए ये समतल नहीं है, ये वक्राकार है। ये कैसा है? वक्राकार है। देखिए ये सब वक्राकार पृष्ठ है। ये सब पृष्ठ कैसा होता है? वक्राकार। यानी कि अर्धगोला में
दो प्रकार का पृष्ठ होता है। अर्धगोला में दो तरह के पृष्ठ हैं, वक्राकार पृष्ठ है और समतल पृष्ठ। ऊपर जो वृत्ताकार है समतल है, और ये बाहरी वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये सब कैसा है, वक्राकार। इसमें दो प्रकार के हैं, लेकिन गेंद में, गोले में केवल एक ही प्रकार का पृष्ठ था। तो यहाँ देखिए इसका सूत्र क्या है। अच्छा, इसके लिए मान लिया जाए यदि अर्धगोले की त्रिज्या r है, तब पहला नंबर अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले के आयतन का सूत्र है 2/3 पाई r क्यूब। दूसरा नंबर अर्धगोले का अब इसमें दो प्रकार के पृष्ठ हैं, वक्राकार पृष्ठ भी है और समतल पृष्ठ भी है। तो हम पहले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहे हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। इस सूत्र से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। इस सूत्र से गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा, मतलब गोले के केवल, अर्धगोले के केवल इस पृष्ठ का क्या मिलेगा आपको, क्षेत्रफल, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। और तीसरा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 3πr²। जब ये सूत्र लगाएंगे तो आपको अर्धगोले का इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा जो वृत्ताकार है, और इसका भी आ जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र लगाएंगे, इससे आपको इसका भी क्षेत्रफल आएगा और इसका भी आएगा। और ये लगा देंगे तो केवल आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चीज और लिख लीजिए। देखिए जो अर्धगोला है इसकी कितनी ऊंचाई मानी जाएगी। देखिए यहाँ से, केंद्र से यहाँ तक एक लाइन खींच दे तो ये क्या है, ये त्रिज्या है। ये अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या है। और अर्धगोले की ऊंचाई भी इतना ही है। देखिए अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर मानी जाए। अर्धगोले की ऊंचाई इसके बराबर मानी जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। अर्धगोले की त्रिज्या यानी r के बराबर मानी जाएगी। तो अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर मानी जाएगी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। और गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठीय, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, गोले की ऊंचाई, गोले के व्यास पर सब सूत्र लिखा हुआ है। तो बच्चों इन सब के बारे में आप पढ़िए और इन सब को याद कीजिए। घनाभ, घन, बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला, इन सब का सूत्र आप रटिए, क्योंकि जब सूत्र रटा रहेगा तभी आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम सभी ठोस आकृतियों के सूत्र बताए हुए हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम जो प्रश्नावली 12.1 के सवाल दिए गए हैं उनको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।